ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कांस्टेंट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है। इसका क्या है ना, जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये बहुत यूज़फुल होता है। रिलेशनशिप जानना पड़ता है वेलोसिटीज़ के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में। जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे से, स्ट्रिंग से, या दो बॉडीज़ एक दूसरे से किसी तरह से मोशन कर रहे हैं एक दूसरे के रिलेटिव में, तो उन अगर वो कनेक्टेड होते हैं स्ट्रिंग के थ्रू या एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो एक का मोशन किस तरह से दूसरे को इफेक्ट करता है, ये होता है कांस्टेंट रिलेशंस। तो आज हम चलिए पढ़ते हैं कि कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट रिलेशंस को देखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रिलेशंस, तो ये आपका कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है। देखिए, बहुत बेसिक से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट मतलब होता है बाउंडेशंस, मतलब बाउंड्री, मतलब एक बाउंडेशन है। एग्जांपल देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे और एक वेज कांस्टेंट पढ़ेंगे। ये दोनों रिलेशनशिप, दोनों कांस्टेंट रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक M1 और एक दूसरा M2 है, और दोनों स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है। ये बीच में स्ट्रिंग है और इससे कनेक्टेड है। तो राइट साइड वाले ब्लॉक को कैपिटल F फोर्स मैंने दिखाया हुआ है, इस फोर्स से क्या कर रहा है, इसको पुल किया जा रहा है। तो बहुत कॉमन सेंस है कि जब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इसे पुल किया जा रहा है तो क्या होगा कि जब इसका जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होगा, वही वेलोसिटी एक्सेलरेशन M1 को भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हम बहुत कॉमन सेंस से बोलते हैं। बट कॉमन सेंस में कुछ चीजें एक दिमाग में ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। वो क्या है? वो ये है कि स्ट्रिंग की लंबाई जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर स्ट्रिंग की लंबाई चेंज होती तो ऐसा नहीं हो पाता। तो स्ट्रिंग फिक्स है, स्ट्रिंग जो है टूट नहीं रहा है और उसका लंबाई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लंबाई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रिंग को हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग होता है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है? जब भी कहीं प्रॉब्लम में मेंशन हो कि आइडियल स्ट्रिंग है, तो उसमें समझ जाइए कि वो मासलेस है, वो इनएक्सटेंसिबल है। ये दो प्रॉपर्टी उस स्ट्रिंग में है। ठीक है, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को आइडियल स्ट्रिंग हम लोग बोलेंगे। तो यहां हम एज्यूम करते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग है जो कि दोनों ब्लॉक से कनेक्टेड है और उस राइट वाले ब्लॉक को, एक ब्लॉक को F4 से खींचा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? ए एक्सेलरेशन अगर M2 का है तो M1 का भी ए एक्सेलरेशन होगा। और वो क्यों होगा? इसलिए होगा कि स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट जो कि M2 से कनेक्टेड है, और जैसे ही हम लेफ्ट में जाएंगे ये पॉइंट, फिर थोड़ा सा और जाए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब एक ही साथ मूव कर रहा है। तो इसका जो एक्सेलरेशन है वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही स्ट्रिंग पे हर एक पॉइंट का। और ये चलते जाएंगे तो लेफ्ट में एक ब्लॉक मिलेगा, उसका भी सेम एक्सेलरेशन होगा। तो इस तरह से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अगर रहा तो जो M2 का है वही M1 का होगा। और यही बाउंडेशन जो है उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये जो बाउंडेशन है, क्या बाउंडेशन? कि जो M2 का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी होगा वही M1 का भी होगा, बिकॉज M1 M2 इस तरह से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो कि इनएक्सटेंसिबल है। तो इस रिलेशंस को, ये रिलेशन जो हुआ कि इसका अगर A1 है तो इसका भी A1 होगा, तो ये जो रिलेशन है इसी को हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू स्ट्रिंग कांस्टेंट हेयर, इफ M1 मूव्स विथ ए एक्सेलरेशन, M2 विल आल्सो हैव द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है जो कि हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ में देखा है कि इसको हम लोग एटूड मशीन कहते हैं। सिंपल एटूड मशीन है ये। इसमें क्या है, दो ब्लॉक है M1 M2 इस तरह से एक पुली के ऊपर लटक रहा है। तो अगर इसको इसको अगर रेस्ट से छोड़ दिया जाए इस सिस्टम को, तो क्या होता है? जो हेवियर ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आता है और जो हल्का है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो मान लीजिए M2 हेवियर है तो M2 कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आएगा और M1 ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? कांस्टेंट रिलेशन अगर देखते हैं और स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल है तो क्या होता है कि जिस एक्सेलरेशन से M2 नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से M1 ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी सेम वही हो गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशन की वजह से हो रहा है। तो बिकॉज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डू नॉट चेंज,
ठीक है, ये मैंने पॉइंट पॉइंट दिखाया हुआ है समझाने के लिए कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट का, 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 ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ये नीचे से आ रहा है तो ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस भी है, इसमें बहुत कुछ नहीं है समझना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है। फॉर द टाइम बिंग सपोज कीजिए कि ये जो कैपिटल एम बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में ऐसा हम मान लेते हैं कि ये मूव नहीं कर रहा है। तो जब ये मूव नहीं कर रहा है तो स्मॉल m1 और m2 इस तरह से सिस्टम में दिखाया गया है, कनेक्टेड है। ये फिक्स सीलिंग है, ऊपर का छत है, मान लीजिए फिक्स है। तो अगर m2 अब कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा कि m2 नीचे की तरफ जाएगा और m1 दाएं तरफ इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, हम अब यहाँ पर रिलेशनशिप निकालेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशन में। ये देखेंगे कि अगर m1 मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस तो m2 कितना मूव करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। दो तरीका हो सकता है, या तो m2 नीचे जाएगा अगर इसे छोड़ दिया जाए ऐसे ही, तो या फिर m1 को किसी फोर्स से खींचा जाए तो m1 इधर मूव करेगा, m2 ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। तो मान लीजिए F फोर्स से m1 को खींचा जा रहा है, तो m1 जब बाईं तरफ मूव करेगा तो m2 ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करेगा। और हमें ये देखना है कि इनके बीच का, m1 और m2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, वो जानने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशंस के थ्रू। ठीक है, तो वो दोनों, इससे पहले जो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा वो तो आसान था, बट इसमें थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो सपोज कीजिए कि यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, और यहीं से इसका जो है लेंथ, ये वाला लेंथ चेंज होगा। जैसे जैसे मास m2 ऊपर या नीचे जाएगा तो यहां से यहां m2 के बीच का, पुली का कह लीजिए, तो ये लाइन और पुली के बीच का स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा। और इसी तरह से यहाँ पर ब्लॉक और ये वाले पुली के बीच का लेंथ चेंज होगा। तो इन दोनों को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लिखेंगे, ये x1 मान लिया है मैंने और यहाँ से यहाँ तक को x2 मान लिया है। तो x2 चेंज होगा ड्यूरिंग द मोशन और x1 भी चेंज होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग लिखेंगे L इक्वल टू x1 प्लस 2x2। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया x1, ठीक है, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ x2 और फिर ये x2, तो दो बार x2 हो गया। तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया, x1 प्लस 2x2, ये x2 फिर ये x2, दो x2 हो गया टोटल लेंथ देखिए, और x1, तो x1 प्लस 2x2 हो गया टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इस टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल्टा x1 प्लस 2 डेल्टा x2, और तो डेल्टा L जीरो है। क्यों डेल्टा L जीरो है, इसलिए जीरो है कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा L जीरो है। ठीक है, तो डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 2 डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी। ये क्या हो गया, ये हमने अगर डेल्टा टी से डिवाइड किया तो ये रिलेशनशिप पाया। तो डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी क्या है, m1 का वेलोसिटी। इसी तरह से डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी क्या होगा, m2 का वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि x2 जितना ऊपर जाएगा m2 इतना ऊपर जाएगा, x2 जिस रेट से चेंज हो रहा है m2 का वही वेलोसिटी। तो हमें मिल गया कि v1, इसी तरह से एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 इक्वल टू माइनस 2a2 आ जाएगा। एक बार और अगर इसको करते हैं, जैसे ये हो गया v1 इक्वल टू माइनस 2v2 और फिर डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो a1 इक्वल टू माइनस 2a2। तो ये माइनस क्या है, माइनस इसलिए आया है कि देखिए अगर x1 चेंज बढ़ेगा तो x2 घटेगा। तो मतलब कि अगर ये बाईं तरफ m1 मूव कर रहा है तो m2 ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसमें माइनस इसलिए आ रहा है। तो मॉड ऑफ a1 इक्वल टू मॉड ऑफ a2। तो जो डायरेक्शन ऑफ m1 m2 होगा वो तो हम लोग कॉमन सेंस से बता देंगे, और इनका जो मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप है वो यहाँ से मिल जा रहा है a1 इक्वल टू 2a2। जो एक्सेलरेशन इसका होगा, ठीक है, वो इसके एक्सेलरेशन का डबल होगा। ठीक है, m2 का जो भी एक्सेलरेशन होगा इसका डबल यहाँ पर होगा, इसलिए a1 इक्वल टू 2a2 लिखा है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं। ये देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए दो पुली है, दो मास है और इस तरह से कनेक्टेड है। तो अगर मैं m1 को कुछ एक्सेलरेशन मानता हूँ या m2 को कुछ मानता हूँ तो m1 मैंने इन दोनों m1 और m2 के एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है
वो जानना है स्ट्रिंग कांस्टेंट के थ्रू। तो ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया। किसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन? कि इसके नीचे हम लोग देखेंगे टोटल लेंथ कितना चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ये स्ट्रिंग तो नहीं चेंज हो रहा है ना। तो m2 का एक्सेलरेशन बोलिए या ये पुली का एक्सेलरेशन बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो हम लोग इसी पुली से लेंथ ले लेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो ये मान लीजिए x2 हो गया और ये आपका x1 हो गया, ये x2 और ये x1। टोटल लेंथ हम लोग x1 प्लस 2x2 लिखेंगे, यहाँ भी 2x2 क्यों लिखेंगे, देखिए यहाँ से ले रहे हैं स्ट्रिंग, ये हो गया आपका x1, फिर दोबारा x1, दो बार x1 सॉरी दो बार x2, यहाँ से x2 और फिर ये x2, दो x2 और ये x1। तो x1 प्लस 2x2, फिर इसी तरह से जैसे पिछले बार किए 0 इक्वल टू a1 प्लस 2a2, a2 इक्वल टू माइनस a1/2, मैग्नीट्यूड में अगर करेंगे तो a2 इक्वल टू a1/2, ठीक है। तो जो भी एक्सेलरेशन a1 का होगा उसका आधा होगा a2 का, या उल्टा, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो एक्सेलरेशन a2 का होगा m2 का होगा उसका डबल होगा m1 का, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट से ये रिलेशनशिप हमें आता है, सिंपल स्ट्रिंग कांस्टेंट हम आपको बताए हैं। ये एक और एग्जांपल लेते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट किस तरह से हेल्प करता है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ये सिस्टम आपका दिख रहा है और इस सिस्टम में देखिए कि अगर ये फ्रिक्शन लेस हो, आइडियल स्ट्रिंग हो और इसको अगर छोड़ दिया जाए इस स्टेट में, तो क्या होगा कि m1 नीचे की तरफ जाएगा और m2 बाईं तरफ जाएगा अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो पूछ रहा है कि अगर m1 का किसी टाइम पर वेलोसिटी v1 हो तो m2 का क्या होगा, या m1 और m2 के वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा। तो वो हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट से निकालेंगे। किस तरह से, देखिए सपोज कीजिए v1 वेलोसिटी जो है m1 का और v2 हमें निकालना है क्या है, तो v2 लेफ्ट की तरफ होगा। तो एक ध्यान दीजिए इसमें कि अगर इसका v1 है नीचे की तरफ डाउनवर्ड, तो स्ट्रिंग पर हर पॉइंट का v1 होगा, v1 v1 v1, यहाँ पर देखिए तो v1 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 v1। तो मतलब अलोंग द स्ट्रिंग ये जो ब्लॉक पर जो ये पॉइंट यहाँ पर अटैच होगा, जहाँ पर स्ट्रिंग ब्लॉक से कनेक्ट होता है m2 ब्लॉक से, तो उस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, v1, ठीक है। और ब्लॉक v2 से बाईं तरफ जा रहा है, तो जो रियल वेलोसिटी इसका ब्लॉक का जो है वो बाईं तरफ है, अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। तो रियल वेलोसिटी जो v2 है उसी का कोई कंपोनेंट होगा जो कि स्ट्रिंग को v1 वेलोसिटी दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो v2 जो रियल वेलोसिटी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट, बाईं तरफ जो m2 का है v2, उसी का एक कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग वो v1 के बराबर होगा, तभी ये कांस्टेंट रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में, तो v1 नीचे की तरफ है, लिखते हैं ये मैंने आपको दिखाया कि अगर ये सारे जो है v1 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 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने दिखाया आपको। तो रियल वेलोसिटी ऑफ m2 इज टुवर्ड्स लेफ्ट, बाईं तरफ होगा ना m2 का रियल वेलोसिटी। तो v2 cos थीटा इक्वल टू v1 ये हम लोग लिखेंगे, और v2 इक्वल टू v1 बाई cos थीटा। क्या हमने लिखा, देखिए v2 रियल वेलोसिटी बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ है तो इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, v2 cos थीटा, और वो किसके बराबर होना चाहिए, v1 के बराबर, क्योंकि स्ट्रिंग का वेलोसिटी डाउनवर्ड यही है, यहाँ पर v1 है, तो v1 इज इक्वल टू v2 cos थीटा। और ये रिलेशनशिप आ गया आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशन से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं v1 cos थीटा इक्वल टू v2 तो ये गलत हो जाएगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v1 है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा v1 cos थीटा, और उसको v2 के बराबर कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा इसको बड़े अच्छे से समझिए, क्योंकि जो ब्लॉक का जो वास्तविक रियल वेलोसिटी है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल बाईं तरफ है, मतलब v2 है, तो v2 का कंपोनेंट जो है वो v1 होगा, ना कि v1 का कंपोनेंट v2। क्लियर।